Hello everyone, welcome to our YouTube channel. मैं दीक्षित कुमार फ्रॉम लिटिल एंजल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गनोडा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल के ऊपर। टिल लास्ट वीडियो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन और डीएनए ब्लॉक, ये 3 चैप्टर हम अब तक पूरा कर चुके हैं, जिसके वीडियोस आपको हमारे YouTube चैनल से मिल सकते हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप डीएनए ब्लॉक तक के सारे वीडियो अच्छे से देख चुके होंगे। और अगर आपने अब तक डीएनए ब्लॉक कंप्लीट नहीं किया तो पहले आप डीएनए ब्लॉक कंप्लीट करें, उसके बाद आप इस चैप्टर की शुरुआत करें। साथ ही ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने डीएनए ब्लॉक पूरा कर लिया है, मैंने जो होमवर्क दिया था ड्यूरिंग वीडियो वो पूरा कर दिया है, सारे वीडियोस देख लिए हैं, होमवर्क कंप्लीट हो गया है, नोट्स लिख लिए हैं, वो उन बच्चों को मैंने सरफेस केमिस्ट्री के नोट्स भेज दिए। ठीक है, तो आप सरफेस केमिस्ट्री के नोट्स अपने नोटबुक में कॉपी कर लें। और अगर आपका सब कुछ कंप्लीट है, वीडियो देख लिया है, होमवर्क कंप्लीट है, और अगर आपको नोट्स नहीं मिले हैं, आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा। लेकिन नोट्स उन्हीं स्टूडेंट्स को अवेलेबल होंगे जो डीएनए ब्लॉक पूरा देख चुके हैं और वहां तक का जो होमवर्क है वो कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है इसके अंदर और इसके लिए नोट्स की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने पहले नोट्स भेजे हैं, तो आप नोट्स को साथ में रखें, टेक्स्ट बुक की मदद लेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर। आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 5th चैप्टर है ये सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये चैप्टर कितने मार्क्स का है? ये चैप्टर आपके बोर्ड में 3 मार्क्स का पूछा जाता है। 3 नंबर के प्रश्न यहां से आते हैं, 1 + 1 + 1, मतलब एक नंबर के 3 प्रश्न आपके यहां से सरफेस केमिस्ट्री के पूछे जाएंगे। मतलब पहली चीज आपके दिमाग में ये क्लियर हो जानी चाहिए कि हमें इस चैप्टर में कोई भी बड़ी चीज नहीं पढ़नी। बड़ी मतलब कोई लार्ज क्वेश्चन का आंसर लिखना हो या लार्ज आंसर लिखना हो, ऐसा आपको कोई भी बड़ा प्रश्न देखना नहीं है। क्लियर हो गया? हमको एक नंबर की 3 प्रश्न आते हैं, तो एक नंबर की चीजों पर ज्यादा फोकस करना है, पहली बात। दूसरा कि बोर्ड के जो ब्लूप्रिंट है और बोर्ड ने जो बता रखा है पेपर पैटर्न, उसमें ये बता रखा है कि 5th चैप्टर से आना है पैराग्राफ। पेपर का 25वां प्रश्न, 25th क्वेश्चन ऑफ द पेपर इज रिलेटेड टू सरफेस केमिस्ट्री। वो सरफेस केमिस्ट्री से संबंधित होगा, जिसके अंदर आपको एक पैराग्राफ दे रखा होगा और उस पैराग्राफ में से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके आंसर आपको देने होते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जैसे हिंदी इंग्लिश में पैराग्राफ आते हैं, गद्यांश पद्यांश आते हैं, ठीक उसी तरीके से यहां पर भी आएगा और आपको अंदर से आंसर ढूंढ के लिखना है, तो आप गलत है। आप ये पता रखिए ध्यान में कि आपको पैराग्राफ से कोई मतलब ही नहीं है। आप पैराग्राफ को पढ़ने में भी टाइम वेस्ट नहीं करें, कारण कि जो 3 प्रश्न आपको पूछ रखे हैं उनका पैराग्राफ से कुछ भी संबंध नहीं होगा। मतलब ये कि आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ में नहीं दे रखा होगा। पैराग्राफ खाली उस टॉपिक से जोड़ने के लिए निमित्त मात्र दिया होता है। आप उसको पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करें, या यूं नहीं सोचें कि आपको वहां से आंसर मिल जाएगा, आपको आंसर सेल्फ ही देना होता है। तो पहली चीज ये क्लियर होगी। दूसरा, एक नंबर के प्रश्नों पर ध्यान देना। ये मैंने कहा चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा ये भी नहीं कह सकते, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस बहुत सारे एक नंबर के। मतलब अगर मैं संख्या की बात करूं तो 150 से लेकर 200 प्रश्न, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, कितने क्वेश्चन? 150 to 200 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क फ्रॉम सरफेस केमिस्ट्री। अगर इस चैप्टर में से अगर मैं क्वेश्चन बनाने बैठूं तो हम ज्यादा नहीं तो भी 150 से लेकर 200 तक प्रश्न बना सकते हैं, इतने सारे प्रश्न। आखिर ऐसा क्यों? तो इसके कारण है, तो सबसे पहली चीज इसके अंदर डेफिनेशंस बहुत सारी है और बहुत इंपॉर्टेंट, हाई डिफ्यूजन रूल, कोगुलेशन नंबर, उसके बाद ये पेप्टाइजेशन, बहुत सारी छोटी छोटी एंजाइम्स, कैटालिस्ट, छोटी छोटी बहुत सारी डेफिनेशंस इस चैप्टर से रिलेट करती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पहला टारगेट आपका होना चाहिए कि इस चैप्टर की सारी डेफिनेशंस आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब आप इसके लिए अलग से कोई टाइम वेस्ट नहीं करें कि हर सर ने डेफिनेशन कहा है तो हमने एक नोटबुक बना दी और डेफिनेशन लिखना स्टार्ट कर दिया। राइटिंग वर्क ज्यादा नहीं करना है, थ्योरी चैप्टर है, आपको लर्न करना है, याद करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, मैंने नोट्स भेज रखे हैं, उसके अंदर हर एक चीज डिक्टेट कराई हुई है, आप जरा भी टेंशन नहीं ले। इसके लिए आपको अलग से टेक्स्ट बुक बनाकर कुछ भी करना नहीं है। पहली चीज, डेफिनेशन के बाद कई बार 5th चैप्टर में से डायग्राम पूछे हुए, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्रेडिक आर्क प्रोसेस, इस तरीके के कुछ डायग्राम्स हैं, वो डायग्राम भी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो सेकेंड फोकस डेफिनेशन के बाद
आपका होना चाहिए डायग्राम के ऊपर। डायग्राम आप देख ले अच्छे से। डायग्राम देखने के बाद आप आगे आएंगे, डेफिनेशंस होगी, डायग्राम हो गए, उसके बाद आती है रीजनिंग। कुछ भाग रीजनिंग का आता है। रीजनिंग 2 या 3 प्रश्न रीजनिंग के बनते हैं, ज्यादा प्रश्न नहीं है इस चैप्टर के अंदर। 4-5 प्रश्न रीजनिंग के बनेंगे। ड्यूरिंग द लेक्चर में बता भी दूंगा किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन से रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो जो लेक्चर पढ़ेंगे वैसे वैसे मैं बताते जाऊंगा, लेकिन मैं मेजर फोकसिंग पार्ट बता देता हूं आपको। डेफिनेशन, डायग्राम, रीजनिंग और डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन। डिफरेंशिएट मतलब लायोफिलिक लायोफोबिक के बीच में डिफरेंस करिए, फिजिक्स ऑप्शन केमिस्ट्री ऑप्शन के बीच में डिफरेंस करिए। इस तरीके से डिफरेंशिएट वाले प्रश्न भी आपको बहुत ज्यादा इस चैप्टर में से पूछे जाने हैं। तो ये जो जो चीजें तो पॉइंट आउट करनी थी, जिनके ऊपर हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। यहाँ तक की बात होगी। सबसे पहली चीज चैप्टर की मार्किंग की बात होगी, किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपका केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री का। किसका चैप्टर है? फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। एंड व्हाट इज फिजिकल केमिस्ट्री? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच डील्स विद द कांसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। मतलब केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम फिजिकल कांसेप्ट्स की बात करते हैं, तो वो फिजिकल केमिस्ट्री है। सरफेस केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। सबसे पहली चीज तो हमें चैप्टर का नाम समझना है, सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है। अब केमिस्ट्री का मतलब तो मैं आपको बता चुका हूं, स्टडी ऑफ मैटर। जनरली हम यही बोलते हैं ना, कंपोजिशन ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्रॉपर्टीज, सारी चीजें जितने भी मैटर से रिलेटेड है वही तो हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं क्या? सरफेस। सरफेस को आई थिंक मुझे डिफरेंशिएट करने की मतलब डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है। सरफेस क्या है? एग्जांपल के लिए जैसे कि मैं ये मार्कर पकड़ रहा हूं, तो इस मार्कर का सरफेस कौन सा? ये जो ऊपर ऊपर वाला भाग है, जहां जहां मैं टच कर पा रहा हूं, वो क्या है? इसका सरफेस। सेम लाइक इस बोर्ड का सरफेस, तो ये वाला बोर्ड का सरफेस जो फ्रंट में मुझे दिख रहा है, पीछे की ओर वाला भी सरफेस ही है। तो जहां जहां भी ऊपर की लेयर वाला पार्ट होता है वो तो क्या हो गया? आपका सरफेस। अब सरफेस केमिस्ट्री हम किसको कहेंगे? तो सरफेस केमिस्ट्री में क्या है? तो इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we deals with the surface phenomenon. सरफेस मतलब ये कि आप केमिस्ट्री की उस ब्रांच की बात कर रहे हो जिसमें सरफेस पर होने वाली सारी गतिविधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। सारी घटनाएं होने वाली, सारे कंडीशंस ऑफ मतलब ऑल कंडीशंस ऑफ सरफेस, सरफेस पर होने वाली सभी परिघटनाएं, सरफेस पर होने वाली सारी कंडीशन, सारी प्रॉपर्टीज हम इस चैप्टर में डील करेंगे। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विद द सरफेस फिनोमेना। और दूसरा, और क्या कह सकते हैं हम? स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। आप ऐसा भी कह सकते हो। क्या है सरफेस केमिस्ट्री? तो सरफेस केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। किसी भी मेटल के सरफेस, मतलब एक बात आप दिमाग में बिठा लीजिए, थ्रू आउट द चैप्टर हम किसकी बात करेंगे? सरफेस, सरफेस, सरफेस एंड ओनली सरफेस। मतलब आपको अंदर की ओर नहीं जाना है। आपको कहां बात करनी है? ऊपर ऊपर सरफेस की बात करोगे। आपके पास कोई सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है मान लो, तो लिक्विड सॉल्यूशन की सरफेस की बात करोगे आप, बल्क की बात नहीं करोगे। बल्क मतलब अंदर वाला बात, अंदर आपको नहीं जाना है, आप सिर्फ और सिर्फ सरफेस की बात करोगे। मतलब थ्रू आउट द चैप्टर हमें जो भी बात करनी है वो डील हम किसके साथ करेंगे? सरफेस के साथ। तो ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट है कि व्हाट इज द सरफेस केमिस्ट्री। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी डील्स विद द सरफेस फिनोमेनन, और इट इज द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेस ऑन द सरफेस ऑफ मैटर। मैटर के सरफेस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो क्या कहलाएगा? मेरा सरफेस केमिस्ट्री। तो यहां तक की तो बात होगी इंट्रोडक्शन पोर्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर मुझे सरफेस केमिस्ट्री पढ़ना है तो दो चीजें मुझे अच्छे से आनी चाहिए। द नेसेसरी कंडीशंस टू अंडरस्टैंड सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री पढ़ने के लिए दो टर्म्स की मैं बात कर रहा हूं। दो टर्म्स हमको अच्छे से आना चाहिए। एक तो है एब्जॉर्प्शन और एक है एडजॉर्प्शन। एक है सरफेस केमिस्ट्री को समझने के लिए दो टर्म्स की हमको जरूरत थी। एक है एब्जॉर्प्शन, दूसरा है एडजॉर्प्शन। दोनों बात समझना, यहां है ए बी और यहां है ए डी। इसको तो हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, इसको आप कहोगे एडजॉर्प्शन।
बात को समझना, ये आप पहले से जानते हो, एब्जॉर्ब वर्ड आपने सुन रखा है, एब्जॉर्प्शन आप पहली बार सुन रहे हो, एब्जॉर्प्शन सुन रखा है, एब्जॉर्प्शन आई थिंक पहली बार सुन रहे हो, आप ये भी पहले सुन रखा होगा। तो पहले मैं इसकी बात कर देता हूं, क्या होगा एब्जॉर्प्शन। तो when a substance uniformly contributed at the surface as well as bulk। ये खास समझना, बल्क का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझना। मतलब ये कि मैं ये कह रहा हूं कि इसका सरफेस क्या हुआ, तो ये सारा ऊपर ऊपर वाला भाग, सरफेस के अलावा जो बचा वो सब बल्क। बल्क मतलब अंदर की ओर, गहराई में, सब्सटेंस के अंदर का भाग, ये बात समझना। बल्क का मतलब क्या होता है, सरफेस को छोड़कर बचने वाला रेस्ट पार्ट जो है वो आपका क्या है, बल्क है। और ऊपर ऊपर वाला जो भाग आपको दिख रहा है वो है आपका सरफेस, रेस्ट पार्ट बल्क। आपने क्या किया, कोई सब्सटेंस लिया, कोई चीज ली, ये मार्कर लिया, उस मार्कर को मैंने किसी चीज के अंदर डिप किया, और जैसे ही मैंने डिप किया वैसे वो सब्सटेंस इसके सरफेस के साथ साथ पूरे बल्क में डिवाइड हुआ बराबर। ऐसा नहीं कि खाली सरफेस के ऊपर रह गया। जैसे मार्कर को मैं पानी में डिप करूंगा तो वो क्या करेगा, वो तो सिर्फ पानी इसके सरफेस के ऊपर ही रहेगा। तो इट इज नॉट ए एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन। लेकिन मैंने क्या किया, आप एग्जांपल लीजिए, कौन सा, बिस्किट आपने चाय के अंदर डुबोया। कौन सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। आपने बिस्किट लिया, बिस्किट को चाय के अंदर डिप किया, क्या कभी ऐसा हुआ क्या कि चाय सिर्फ और सिर्फ बिस्किट के सरफेस के ऊपर रही, अंदर तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। तो बस इट इज एन एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन। मतलब बिस्किट ने क्या किया, टी को एब्जॉर्ब किया, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो स्पंज का। स्पंज को आपने पानी में रख दिया या कुमकुम के पानी में रख दो, फिर आप चेक कर सकते हो उसको फाड़ के क्या अंदर तक पानी जा रहा है क्या। इस तरीके से आप एब्जॉर्प्शन को अच्छे से समझ सकते हो कि एब्जॉर्प्शन के एग्जांपल्स कौन थे। तो किसे कहेंगे एब्जॉर्प्शन, तो जब हम किसी सब्सटेंस को किसी भी लिक्विड के अंदर डिप करते हैं या किसी सब्सटेंस के अंदर डिप करते हैं, तो वो सब्सटेंस जब सरफेस के साथ साथ पूरे बल्क में यूनिफॉर्मली डिवाइड होगा तो क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन। एग्जांपल टी एंड बिस्किट। दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एडजॉर्प्शन। दूसरा एग्जांपल कौन सा है, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का एग्जांपल है व्हेन सब्सटेंस इज contributed at सरफेस ओनली। ये मजेदार बात, आपने डिप किया, मार्कर वाला एग्जांपल बोल रहा हूं मैं, सुनना ध्यान से। आपने डिप किया बट वो पानी सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर रह गया, अंदर की ओर नहीं पहुंचा, वो क्या कहलाएगा, एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन सरफेस एज वेल एज बल्क। एब्जॉर्प्शन सरफेस पर ही रहेगा, बल्क के अंदर नहीं जाएगा, अंदर की ओर नहीं पहुंच पाएगा। ये डिफरेंस है एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन के बीच में, आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक काम और करेंगे आप, पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैप्टर को रीड करें। चैप्टर को एक बार रीड करेंगे ताकि मैं जो वर्ड बोल रहा हूं वो नए वर्ड आएंगे तो आपको थोड़ा सा फेमिलियर लगेगा कि हाँ ये सुना हुआ है। तो चैप्टर को रीड करना नहीं भूलेंगे आप। ये बेसिक डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूं, अभी ज्यादा उलझना नहीं है। किसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन, तो जब सब्सटेंस सरफेस के साथ साथ बल्क में भी मतलब पहुंच पाता है तो वो क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन। सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर रहता है तो क्या कहलाएगा, एडजॉर्प्शन। मैंने मार्कर से इस बोर्ड पर लिखा, एडजॉर्प्शन है या एब्जॉर्प्शन, जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं बोल रहा हूं मैंने मार्कर से बोर्ड पर लिखा, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। कमेंट सेक्शन में लिखिए अपने नाम के साथ कि मैंने मार्कर से जो बोर्ड के ऊपर लिखा है वो एग्जांपल एब्जॉर्प्शन का है, एडजॉर्प्शन का। अपना नाम लिखिए और एग्जाम आंसर दीजिए कि क्या है, ठीक है। अब मैंने मार्कर से इस बोर्ड के ऊपर लिखा है तो सीधी सी बात है ये इसके सरफेस पर ही है। क्या ये अंदर की ओर गया, क्या नहीं गया, और अंदर की ओर नहीं गया मतलब क्या है, एडजॉर्प्शन। और एक और बात, आपको इस चैप्टर में एडजॉर्प्शन की बात करनी है, एब्जॉर्प्शन की बात आप कहीं पर भी नहीं करेंगे। और यहाँ एब्जॉर्प्शन हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सीधा एब्जॉर्प्शन नहीं पढ़ सकते थे हम, तो अगर सीधा ये पढ़ते तो आपको इसका कंफ्यूजन रह जाता। तो इसको पढ़ना है लेकिन कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए एब्जॉर्प्शन बताया जाता है। अब अगला अपन बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है, तो अगला है आपका डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। नेक्स्ट बात करनी है हमको डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन।
दोनों में डिफरेंस क्या है। मैंने पहले ही कहा था आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में कि यहां से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो 3 डिफरेंस आपको लिखने हैं मैक्सिमम। 2 लिखोगे तो भी ठीक है, लेकिन 3 लिख दें। मैंने यहाँ पर आपको 5 डिफरेंस बता रहा हूं। मैं यहाँ पर आपको 5 डिफरेंस बता रहा हूं। आप कोई भी 2 या 3 डिफरेंस बता देंगे तो आपका काम हो जाएगा। सबसे पहला एब्जॉर्प्शन में इट इज बल्क फेनोमिनम, मतलब ये कि एब्जॉर्प्शन कौन सी घटना है, तो ये बल्क से संबंधित घटना है। मतलब ये कि सरफेस पर तो हो ही रही है, कोई खास बात नहीं है, लेकिन सरफेस के साथ साथ सरफेस के अंदर भी जा रहा है। एग्जांपल बिस्किट वाला दिमाग में रखना है, बिस्किट डिप किया, चाय पूरी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो ये बल्क है। और एब्जॉर्प्शन क्या है, ये सरफेस, इसको बल्क से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कहां रिलेट करता है, इट इज बिलोंग्स टू सरफेस, इट बिलोंग्स टू बल्क एज वेल एज सरफेस। ये सरफेस पर भी रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपने बिस्किट डिप किया सरफेस पर नहीं है लेकिन सारा अंदर चला गया, ऐसा होता है क्या, तो नहीं होगा। एज वेल एज सरफेस एंड बल्क, बट इट इज ओनली बिलोंग्स टू सरफेस फेनोमेनन, ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस का है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेट का मतलब क्या है मैं आगे समझा रहा हूं, लेकिन अभी समझ लेना इतना कि जो चीज वहां पर आकर जा, जैसे आपने बिस्किट को डुबाया चाय में, तो चाय आपकी हो जाएगी एड्सॉर्बेट, चाय क्या हो जाएगी एड्सॉर्बेट। और क्या कहा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड्सॉर्बेट, मतलब आपने बिस्किट को चाय में डुबोया, क्या ऐसा हुआ कि ऊपर की ओर चाय कम है, अंदर की ओर चाय ज्यादा है, कहीं पर चाय ज्यादा है, कहीं पर चाय कम, जितना भाग आपने पानी में डुबाया है उस पूरे भाग में चाय का कंट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। मतलब ये कि एड्सॉर्बेट के पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म। लेकिन एब्जॉर्प्शन में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब सरफेस पर ज्यादा होगा, बल्क में कम होगा। वहां पर क्या था, सरफेस एज वेल एज बल्क दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन बराबर था। यहाँ पर सरफेस पर तो होगा लेकिन बल्क पर नहीं होगा, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, तीसरा ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्या कि एब्जॉर्प्शन जो है वो ना तो एक्सोथर्मिक है ना ही एंडोथर्मिक है। याद रखना, एब्जॉर्प्शन ना तो एक्सोथर्मिक है ना ही एंडोथर्मिक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे ध्यान दे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एब्जॉर्प्शन, यू करके क्वेश्चन आ गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन ना तो एक्सोथर्मिक है और ये ना ही एंडोथर्मिक है, मतलब ना तो हीट रिलीज होगी ना ही हीट आपको इवोल्व करनी है। बट मजेदार कंसेप्ट एड्सॉर्प्शन में है, एड्सॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब ये कि जैसे ही सरफेस पर आकर कोई बैठेगा एनर्जी रिलीज होगी, और रिलीज होती है तो प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। कैसे होता है वो मैं आगे बताऊंगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी इतना पता होना चाहिए कि एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जैसे ही ये इसके ऊपर पार्टिकल्स आकर बैठते हैं ये एनर्जी रिलीज करता है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। थर्ड थिंग, द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज यूनिफॉर्म, मतलब ये कि आप एब्जॉर्प्शन की रेट को चेक करिए, ये जरा भी ऊपर नीचे नहीं होगा, एक जैसा चलेगा। पहले जिस रेट से वो एब्जॉर्ब हो रहा था उसी रेट से बाद में भी एब्जॉर्ब होगा। बट एब्जॉर्प्शन की बात करें तो रैपिड इन बिगिनिंग, जैसे शुरुआत करोगे तब तो फटाक से होगा, लेकिन धीरे 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 ये घटने लगता है। क्यों, उसका कारण भी मैं समझा देता हूं। एग्जाम्पल के लिए बोर्ड है आपका, वो हो गया एड्सॉर्बेंट, और मुझे इस पर लिखना है मार्कर से, तो पहले तो मेरे पास बहुत लार्ज सरफेस एरिया है तो मैं फटाफट लिख सकता हूं, लिखता गया लिखता गया लिखता गया लिखता गया लिखता गया, आधा टाइम हुआ, आधा बोर्ड भर गया। अब मैं कहूं क्या पूरा बोर्ड में भर सकता हूं, नहीं भर सकता, आधा ऑलरेडी भर चुका है। फिर मैं भरूंगा भरूंगा भरूंगा, जैसे पूरा सरफेस एरिया का यूटिलाइजेशन हो गया, जैसे ही कंप्लीट सरफेस एरिया जो हमारे पास था उसका यूटिलाइजेशन हो गया, तो क्या अब मैं एब्जॉर्प्शन कर सकता हूं क्या, तो मैंने लिखा है यहां पर रैपिड इन बिगिनिंग देन फॉल्स डाउन, पहले तो फटाफट होगा लेकिन बाद में जाकर इसकी रेट कम हो जाएगी, ये खत्म होने लगेगा। एब्जॉर्प्शन आप पहले की तरह नहीं कर सकते, जबकि एब्जॉर्प्शन है वो यूनिफॉर्म होगा। दूसरा, इसको सरफेस एरिया से कोई मतलब नहीं, क्योंकि सिर्फ सरफेस पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया, ये तो बल्क में भी जा रहा है तो सरफेस कितना भी हो उसको कोई मतलब नहीं है, बट इट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। एब्जॉर्प्शन है वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया के ऊपर। कारण कि मैं ये कहूं कि इस मार्कर के ऊपर मुझे इंक लगानी है, मतलब कलर करना है, तो कितना कलर करूंगा, इट डिपेंड्स ऑन इट सरफेस, सरफेस पर ही डिपेंड कर रहा है कि एब्जॉर्प्शन कितना होगा।
अगर इसकी साइज ज्यादा होती है, लार्ज सरफेस एरिया, तो लार्ज अमाउंट ऑफ कलर विल बी नीडेड, बट स्मॉल सरफेस एरिया के कारण मुझे कम कलर में इसका काम हो जाएगा। मतलब ये कि इट इज इंडिपेंडेंस ऑफ सरफेस एरिया, इट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। थोड़ा सा थ्योरी का चैप्टर है, इसलिए आपको टेक्स्ट बुक का बहुत ज्यादा यूज करना है। डिफरेंस की बात करो, एब्जॉर्प्शन इट इज बल्क फेनोमेनन, मतलब बल्क पे डिपेंड करता है, ये सरफेस फेनोमेनन है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडजॉर्बेंट, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक, ये क्या है एक्सोथर्मिक। द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज यूनिफॉर्म एब्जॉर्प्शन, इट इज रैपिड इन बिगिनिंग देन फॉल डाउन, और इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया और डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। ये था डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। अब दूसरी बात जो हम ले रहे हैं वो इन दोनों को समझने के लिए कुछ डेफिनेशंस चाहिए हमको। तो अगला टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू सरफेस केमिस्ट्री। अगला टॉपिक है डेफिनेशन। अगला टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू एडजॉर्प्शन। मैं बता चुका हूं हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, एडजॉर्प्शन पढ़ना है। डेफिनेशंस रिलेटेड टू एडजॉर्प्शन, सॉरी, डेफिनेशन रिलेटेड टू एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हमको नहीं पढ़ना है, हमें एडजॉर्प्शन पढ़ना है। क्या होता है एडजॉर्प्शन? तो मान लीजिए ये कोई सब्सटेंस है, ये इसका सरफेस है, सरफेस के ऊपर आकर कोई चीज आकर कलेक्ट होगी, सरफेस पर कोई चीज आकर कलेक्ट होगी, तो वो क्या कहलाएगा आपका एडजॉर्प्शन। बल्क में नहीं जा रहा है। एग्जाम्पल एक और ले लीजिए आप, आपने चौक को डिप किया इंक के अंदर, इंक तो थोड़ी बहुत पहुंच जाती है अंदर, आप ये एग्जाम्पल मत लीजिए, मार्कर वाला ही ले लीजिए, मार्कर ऑन या चौक ऑन बोर्ड, चौक ऑन बोर्ड, ये आपका बोर्ड है, यहाँ पर चौक से कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो टर्म है वो कौन सी है, एडजॉर्प्शन। तो दो चीजें एक तो पढ़नी है, एक तो है एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट जो भी मैंने बात करी थी, और है कि एडजॉर्बेंट। डेफिनेशंस आपको नोट्स में दे रखी है, लेकिन समझना है एडजॉर्बेट क्या होता है और एडजॉर्बेंट क्या होता है। तो एडजॉर्बेंट तो क्या कर रहा है, जो चीज अपने ऊपर ले रहा है, द सब्सटेंस विच एडजॉर्ब्स, सब्सटेंस विच एडजॉर्ब्स, जो एडजॉर्ब कर रहा है वो क्या कहलाएगा, एडजॉर्बेंट। जैसे कि मैंने लिखा मार्कर से, पर कहां लिख रहा हूं, बोर्ड पे, तो इस वाले एग्जांपल में एडजॉर्बेंट तो मेरा क्या हो जाएगा, बोर्ड। क्या हो जाएगा, बोर्ड। सब्सटेंस विच एडजॉर्ब, एडजॉर्ब करने का काम कौन कर रहा है, वो कहलाएगा एडजॉर्बेंट। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट कौन सा होगा, सब्सटेंस विच इज गोइंग एडजॉर्ब, जो एडजॉर्ब हुई है वो चीज क्या कहलाएगी, एडजॉर्बेट। तो यहां पर क्या होगा, वो चौक या मार्कर जो आप कह रहे हैं वो क्या होगा, एडजॉर्बेट। तो चौक मेरी होगी एडजॉर्बेट, बोर्ड मेरा हो गया एडजॉर्बेंट। और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि हम बात करें कि कोई गैस होती है मेटल पे, पैलेडियम की मेटल के ऊपर हाइड्रोजन गैस आकर बैठ गई, ये हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो बताइए मुझे, कमेंट सेक्शन में लिखिए एडजॉर्बेंट क्या होगा। क्वेश्चन सुनेंगे ध्यान से, कमेंट सेक्शन में आंसर देना अपने नाम के साथ। इस टॉपिक के अंदर, इस एग्जाम्पल के लिए एडजॉर्बेंट क्या होगा, यहां मैं समझा चुका हूं, यहां मैं पूछ रहा हूं। इस एग्जाम्पल में हाइड्रोजन गैस ऑन पैलेडियम सरफेस, ये आपका कहलाएगा एडजॉर्प्शन। मुझे बताइए इसके अंदर एडजॉर्बेंट कौन सा होगा, कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ आंसर दीजिए, व्हिच वन इज एडजॉर्बेंट। मैंने क्या कहा, एडजॉर्बेंट क्या है, जो एडजॉर्ब कर रहा है। तो हाइड्रोजन का एडजॉर्ब कौन कर रहा है, पैलेडियम, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एडजॉर्बेंट। क्या कहलाएगा, एडजॉर्बेंट। और हाइड्रोजन जो एडजॉर्ब हो रही है ये क्या कहलाएगा, एडजॉर्बेट। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो रही है, जो एडजॉर्ब होगा वो एडजॉर्बेट, जो एडजॉर्ब करेगा वो क्या कहलाएगा, एडजॉर्बेट। द सब्सटेंस विच एडजॉर्बेट इज नोन एज, मतलब जो जाके एडजॉर्ब होगी वो एडजॉर्बेट, और जो एडजॉर्ब करेगा वो एडजॉर्बेंट। दोनों की डेफिनेशन नोट्स में है, वहां से एक बार इसको पढ़ेंगे। टेक्स्ट बुक और नोट्स का यूज बहुत ज्यादा लेना होगा आपको इस चैप्टर में, तो ही आप इस चैप्टर में आगे बढ़ पाएंगे।
अदरवाइज थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, आप 2-4 मिनट वीडियो देखेंगे और फिर बंद कर देंगे, लेकिन ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पूरा कंप्लीट कीजिए आप। तो एड्सॉर्बेंट एडजॉर्बेंट आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं आगे नई डेफिनेशन ले रहा हूं, वो है सोप्शन। अगली डेफिनेशन जो मैं लेने जा रहा हूं वो क्या है? सोप्शन। ध्यान से समझेंगे, अगली डेफिनेशन है सोप्शन। अब क्या होता है सोप्शन? तो सोप्शन का मतलब होता है सिर्फ सोप्शन बचा है। तो मान लो कोई ऐसी घटना हो रही है, कुछ ऐसा हुआ जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, दोनों चीजें एक साथ होती है। द सब्सटेंसेस इन विच एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर नोन एज, क्या कहते हैं उसको? सोप्शन। क्या कहते हैं? सोप्शन। याद करिए इस डेफिनेशन, रेडॉक्स रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। हमने क्या किया था? रिडक्शन का रेड, ऑक्सीडेशन का ऑक्स। यहां क्या हुआ कि एब्जॉर्प्शन क्या है कि यहाँ तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसलिए ये परिघटना जो है वो एब्जॉर्प्शन कहलाएगी। ये कह रहा है नहीं, ये तो एब्जॉर्प्शन है। ये कह रहा है मैं हूं, ये कह रहा है मैं भी तो हूं। तब ये क्या कहते हैं कि तू भी नहीं और मैं भी नहीं। एम और एड दोनों कट गए, पीछे क्या बचा? सोप्शन। इसलिए इस घटना को हम क्या कहते हैं? सोप्शन। मतलब जहां एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और एडजॉर्प्शन भी हो रहा है। एग्जाम्पल लीजिए इसका, एग्जाम्पल इसका आप कौन सा लेंगे? कलर चढ़ाते हैं अपन कपड़ों के ऊपर, डाई ऑफ कलर फैब्रिक्स। आपने कपड़ों को डाई करना है, कपड़ों पर डाई चढ़ानी है, कलर चढ़ाना है। तो ये एग्जांपल इसके लिए सुटेबल होगा सोप्शन का। आप लोगों ने देखा होगा, अब तो बंद हो चुका है। पहले क्या था? जीन्स के कलर उतर जाते, या दुपट्टा रंगीन करवाना हो, या व्हाइट शर्ट लेकर उसको थोड़ा सा आपका मन चाहा कलर करना हो तो उस पर डाई करवाई जाती थी। आप अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को पूछिए, ये डाई का सिस्टम था। तो क्या होता था? गर्म पानी के अंदर कलर डाला जाता था, डाई मतलब कलर आता था, कलर डालते और उसके अंदर कपड़े को भिगोया जाता था। तो क्या वो कलर सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर हो रहा था? बताइए मुझे, क्या वो कलर सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर हो रहा था? नहीं, पूरे सरफेस पर तो था ही, सरफेस पर भी यूनिफॉर्म था। वरना आप कहेंगे कि सरफेस बल्क दोनों में, सरफेस पर भी यूनिफॉर्म था और बल्क में भी यूनिफॉर्म था। मतलब ये कि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, दोनों चीजें हो रही हैं। इसलिए इस परिघटना को आप क्या कह सकते हो? सोप्शन। मतलब ऐसी घटना जहां पर एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों दिख जाए आपको, वो क्या कहलाएगा? सोप्शन। क्या कहलाएगा? सोप्शन। अगला आता है डेफिनेशन डिसोप्शन। अगली डेफिनेशन आती है डिसोप्शन। डिसोप्शन आप किसे कहेंगे? तो मान लीजिए आपने किसी सब्सटेंस के ऊपर कोई गैस कलेक्ट करी है, ये गैस कलेक्ट होगी। अब मैं ये चाह रहा हूं कुछ टाइम बाद कि ये गैस यहां से हट जानी चाहिए, ये गैस यहां से हट जानी चाहिए। ये मैंने सोचा। आपने क्या किया? ये गैस पहले से डिपॉजिट थी, अब आपने सोचा ये एड्जॉर्प्शन हो रहा है क्योंकि सिर्फ सरफेस पर है। तो थ्रू आउट जो चैप्टर किसकी बात करेंगे? एड्जॉर्प्शन की। तो यहां पर है, आपने किसी फिजिकल मेथड या केमिकल मेथड से इसको यहां से हटा दिया। तो क्या कहेंगे हम डिसोप्शन की डेफिनेशन? इट इज द रिमूवल ऑफ, क्या हटाया आपने? नाम। अब डेफिनेशन थोड़ा सा प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोलेंगे। इसको मैं क्या कहा था? एड्जॉर्बेट। द रिमूवल ऑफ एड्जॉर्बेट, द रिमूवल ऑफ एड्जॉर्बेट फ्रॉम एड्जॉर्बेंट। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, किसे कहेंगे? डिसोप्शन। तो एड्जॉर्बेंट से एड्जॉर्बेट को अलग करना, द रिमूवल ऑफ एड्जॉर्बेट फ्रॉम एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट से एड्जॉर्बेट को अलग करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? डिसोप्शन। इट इज द रिमूवल ऑफ एड्जॉर्बेट फ्रॉम एड्जॉर्बेंट, इट इज नोन एज डिसोप्शन। इस प्रोसेस का नाम क्या है? डिसोप्शन। तो पहली डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कौन सी? याद करिए, इसके पहले जस्ट हमने पढ़ी थी एड्जॉर्बेट, फिर हमने पढ़ी एड्जॉर्बेंट, फिर हमने पढ़ी सोप्शन और फिर हमने पढ़ी डिसोप्शन। अब हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट डेफिनेशन, फिजिसोप्शन, फिजिक्स, पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन, नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। फिर अपन फिजिसोप्शन, केमिसोप्शन पढ़ेंगे। अगला है पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन, पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन, और दूसरा है, देखो मैंने पहले ही कहा था बहुत सारी डेफिनेशन है इस चैप्टर के अंदर। अभी कुछ डेफिनेशन अपन पहले पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे जरूरत लगेगी वैसे वैसे डेफिनेशंस पढ़ेंगे। अब ये डिफरेंस में भी आ सकता है क्वेश्चन और डेफिनेशन में भी आ सकता है।
व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडजॉर्प्शन, या व्हाट इज पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, व्हाट इज नेगेटिव एडजॉर्प्शन, ऐसे भी आ सकता है। अब पहले अगर हम बात करें कि पॉजिटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन उसकी हमें बात करनी है। तो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन की बात करें तो पहले एडजॉर्प्शन की वापस मैं बता देता हूं क्या था एडजॉर्प्शन। ये आपके पास क्या है, एडजॉर्बेंट क्या है, मान लो यहां पर आपके पास ये क्या है, एडजॉर्बेट, ये क्या है, एडजॉर्बेट। आप ये चाह रहे हो कि ये इसके सरफेस के ऊपर आकर क्या होना चाहिए, कलेक्ट होना चाहिए। तो जितना इस सब्सटेंस का अमाउंट है उसका ज्यादा भाग अगर इस पर आकर कलेक्ट हो गया, मान लो आपने क्या किया, एडजॉर्बेंट को एडजॉर्बेट में डिप किया, डिप करने के बाद आपने देखा कि ज्यादा से ज्यादा भाग इसकी सरफेस के ऊपर आ चुका है, तो वो कहलाएगा पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। मतलब डेफिनेशन क्या पड़ेगी, द सब्सटेंस द प्रोसेस इन विच the greater amount of adsorbate is adsorbed on the adsorbent is known as positive adsorption। मतलब ये कि मतलब एडजॉर्बेट की जब ज्यादा से ज्यादा मात्रा यहाँ पर आकर एडजॉर्ब होती है तो उसको तो हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। फिर रिपीट कर रहा हूं, इफ द ग्रेटर अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट is adsorbed on adsorbent is known as positive adsorption। अब हुआ काम कुछ उल्टा कि आपने इसके अंदर डिप किया पर एडजॉर्ब तो हुआ लेकिन कहीं कहीं पर ही हुआ, ज्यादा मात्रा में ये एडजॉर्ब नहीं हो पाया। इट इज नॉन एज नेगेटिव एडजॉर्प्शन। इसको तो हम क्या कहेंगे, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। मतलब ये इफ the lesser amount of adsorbent is adsorbed on the surface of adsorbent then it is known as negative adsorption। जब ज्यादा मात्रा में एडजॉर्ब हो गया तो पॉजिटिव, कम मात्रा में एडजॉर्ब होगा तो नेगेटिव। These two are the difference between the positive and negative adsorption। मतलब if greater amount of adsorbate, फिर रिपीट कर रहा हूं, greater amount of adsorbate is deposited on the surface of adsorbent। अब एग्जांपल में दे रहा हूं, सुनना ध्यान से। आपने क्या किया, दो डिब्बे लिए, एक में तो डाली आपने इंक। इंक कौन सी, जो अपने पेन में भरते हैं, आपने देखा होगा शाही वाला पेन आता था पहले, तो वो आपने लिया, पेन लिया, और एक आपने ले लिया कुमकुम। फिर रिपीट कर रहा हूं, आपने दो चीजें ली, एक तो आपने ली इंक, एक आपने लिया कुमकुम। दोनों का सॉल्यूशन है आपके पास, और आपने क्या लिया, स्पंज लिया, और एक बार आपने स्पंज को कुमकुम में डिप किया और एक बार स्पंज को आपने इंक में डिप किया। या आप चौक ले लीजिए, एक बार आपने चौक को इंक में डिप किया और एक दूसरी चौक को कुमकुम में डिप किया, फिर दोनों को देखिए क्या दोनों बराबर मात्रा में चौक के ऊपर डिपोजिट होंगे क्या, क्या दोनों, आप प्रैक्टिकल कर सकते हो दोनों का, दोनों को डिप करिए, आपको आइडिया लग जाएगा। एक चीज ऐसी होगी जो ज्यादा एडजॉर्ब करेगी इंक के ऊपर, इंक ऐसी होगी जो ज्यादा एडजॉर्ब होगी एज कम्पेयर टू, मतलब कुमकुम के तुलना में कुमकुम जो है वो कम एडजॉर्ब होगा। तो मतलब आपका जो चौक और इंक वाला है वो तो क्या हो गया, पॉजिटिव, और चौक और कुमकुम वाला है वो क्या हो गया, नेगेटिव। मतलब अगर एडजॉर्बेट की मात्रा एडजॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर ज्यादा आ जाए तो वो पॉजिटिव, और अगर वो कम रहे तो नेगेटिव। दिस टू आर द डिफरेंट थिंग्स बिटवीन पॉजिटिव एडजॉर्प्शन एंड नेगेटिव एडजॉर्प्शन। तो ये बात होगी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडजॉर्प्शन की। अगली हमें बात करना है रीजन ऑफ एडजॉर्प्शन, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगला मैं किसकी बात कर रहा हूं, रीजन ऑफ एडजॉर्प्शन, कि होता क्यों है एडजॉर्प्शन, क्या कारण है एडजॉर्प्शन होने का, अगर नहीं हो तो क्या होगा। तो एग्जांपल के लिए अब मैं थोड़ा सा लिक्विड सरफेस ले रहा हूं, हाँ, पर ये सब में होगा, ऐसा नहीं है कि यही लिक्विड पर ही होगा। ये लिक्विड सरफेस है। अब लिक्विड सरफेस के अंदर क्या है, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड होंगे, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। तो मान लीजिए एक पार्टिकल ऑफ लिक्विड यहां पर है, मैं कारण बता रहा हूं कि एडजॉर्प्शन क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एडजॉर्प्शन। एक पार्टिकल आपका ये रहा, ठीक, तो क्या होगा, इस पार्टिकल की इस तरफ भी एक पार्टिकल होगा, इस पार्टिकल की इस तरफ भी एक पार्टिकल होगा, इसके इस तरफ भी एक पार्टिकल होगा, और इसके इस तरफ भी एक पार्टिकल होगा। तो इस केस में क्या होगा, इस पर लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां से भी लग रहा है, यहां से भी लग रहा है, यहां से भी लग रहा है, यहां से भी लग रहा है। मतलब द फोर्स एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल इनसाइड द सरफेस, मतलब सरफेस को छोड़ के अंदर की ओर जो मॉलिक्यूल्स हैं इन पर लगने वाला जो फोर्स है वो चारों तरफ से बराबर है। मतलब इट इज म्यूचुअल बैलेंस, म्यूचुअल फोर्स, म्यूचुअल फोर्स। तो एटॉम कैसा हो जाएगा, स्टेबल।
ये स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि चारों तरफ से लगने वाली एनर्जी क्या है, सेम, मतलब फोर्स ऑफ एक्टिंग जो अट्रैक्शन है वो चारों तरफ से बराबर है। तो एक तो कैसा है, बिल्कुल सेट है, स्टेबल है और चारों तरफ से सेम लग रहा है, इसलिए इसकी एनर्जी क्या होगी, लेस एनर्जी होगी। ठीक है, इसकी एनर्जी कैसी होगी, कम, कारण कि ये स्टेबल है, खुद कुछ कर ही नहीं रहा है। ये स्टेबल होने के कारण इसकी एनर्जी क्या है, लेस। लेकिन अगला मैं बात कर रहा हूं, यहाँ सरफेस के ऊपर कोई मॉलिक्यूल है, सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल है, तो क्या होगा, इसके पास में यहाँ भी होगा, इसके पास में यहाँ भी होगा और इसके पास में यहाँ भी होगा, लेकिन ऊपर की ओर कुछ भी मॉलिक्यूल नहीं है, कोई भी एटॉम ऊपर की ओर नहीं है। तो इसकी ओर से यहाँ फोर्स लग रहा है, यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, तो ये कैसा है, अनबैलेंस्ड फोर्स है। कैसा है, अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। कैसा लग रहा है, तीन जगह सी लग रहा है, इसलिए अनबैलेंस्ड फोर्स है। अनबैलेंस्ड फोर्स है तो एटॉम कैसा होगा, अनस्टेबल। कैसा होगा, और जब कोई चीज अस्थायी होती है तो इधर उधर भटकता रहता है वो, और जिसके कारण उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, हाई एनर्जी। क्या होगा, हाई एनर्जी। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, अंदर की ओर जो एटॉम था उसके चारों तरफ दूसरे एटॉम है, दूसरे एटॉम से उसको घेर रखा है, मतलब हर तरफ से लगने वाला जो फोर्स है वो इसमें बराबर है, बैलेंस्ड फोर्स है, जिसके कारण ये स्टेबल होगा और इसकी एनर्जी कम होती है। लेकिन सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उस पर तीन तरफ से फोर्स लग रहा है, अनबैलेंस्ड है, अनस्टेबल है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। अब क्या होगा, अब इसको स्टेबल देखा है, हम भी तो सोचते हैं ना, जैसे क्या होता है कि हमारे घर के अंदर दो भाई हैं, एक भाई बोर्ड में है और एक भाई लोकल एग्जाम्स दे रहा होता है। अगर लोकल वाले के एग्जाम्स जल्दी हो चुके हैं फेब में, और अगर बोर्ड वाला बच्चा मार्च में एग्जाम दे रहा है और वो देखता है कि वो बच्चा टीवी देख रहा है, मोबाइल खेल रहा है, सोया हुआ है, तो हमारे मन में होता है कि नहीं होता है कि यार वो आराम कर रहा है, मैं कब आराम करूंगा, कब मेरे एग्जाम्स फिनिश होंगे और मैं भी फ्री हो जाऊंगा। सोचते हैं कि नहीं सोचते? ठीक इसी तरीके से ये रहा एक भाई और ये एक भाई, ये लोकल वाला भाई है, इसके एग्जाम्स हो चुके हैं, ये बैलेंस्ड है, एकदम स्टेबल है, फ्री है, आराम कर रहा है। ये सोच रहा है कि मैं कब इसके जैसा हो जाऊं, तो ये इसके अंदर जैसा होने की कोशिश कर रहा है और इसके जैसा होने के लिए इसको क्या चाहिए, एक मॉलिक्यूल चाहिए। तो क्या होगा, जैसे ही कोई मॉलिक्यूल इसके कांटेक्ट में आएगा, कोई एटॉम इसके कांटेक्ट में आएगा, तो ये क्या करेगा, इसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, इसको अपनी ओर खींचकर स्टेबल होने की कोशिश करेगा। जैसे ये इसको खींचेगा, चाहे वो वंडरवॉल फोर्स, देखो इसमें आगे पढ़ेंगे, फिजिकल बॉन्ड और केमिकल बॉन्ड अलग अलग बन सकते हैं, तो ये क्या होगा, यहां पर आकर इसके सरफेस के ऊपर आकर बैठ जाएगा। ऐसे में ऐसे सरफेस पर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, खींचेंगे, तो यहाँ सरफेस के ऊपर एक लेयर आकर बन जाएगी, और इस सरफेस पर ये लेयर बन रही है, इसी को तो हम क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन। क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन। तो ये एडजॉर्प्शन होने का कारण है कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स स्टेबलाइज होना चाह रहे हैं, वो अपने आप को स्टेबल करना चाह रहे हैं, इसलिए ये किसी को खींचकर अपने सरफेस पर बिठा देते हैं। तो अब देखो इसके पास भी हो गए चार, हुए कि नहीं हुए, तो ये भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। स्टेबल हो गया तो कैसा हो गया, बैलेंस्ड फोर्स हो गया, स्टेबल हो गया। अब इसकी एनर्जी भी कम हो जाएगी, और एनर्जी कम क्यों हुई, तो जैसे ही, फिर यहाँ पर कंसेप्ट मैंने कहा था, मैं आगे समझाऊंगा, जैसे ही ये आकर बैठा, फिर रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही चौथा एटॉम आकर यहां बैठा, इसकी एनर्जी पहले ज्यादा थी, इसने एनर्जी क्या कर दी, रिलीज कर दी। फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां पर था, मैंने क्या कहा था, हायर एनर्जी है, अनस्टेबल है, अनबैलेंस्ड है, लेकिन जैसे ही चौथे को देखा, हम क्या करते हैं, जब हमें कोई जरूरतमंद की चीज दिख जाए तो हम ये नहीं सोचते कि हमें उसके लिए पैसा ज्यादा लग रहा है, हम सोचेंगे 50 रुपए ज्यादा लग जाएंगे चलेगा, लेकिन मुझे वो चीज चाहिए। मतलब इसने भी क्या किया, भले मुझे मेरी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी चलेगा, बट आई नीड दिस एटॉम। इसने इस एटॉम को खींचा, इसकी एनर्जी यहां से रिलीज हुई, ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी क्या होगा, एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। मैंने लिखा था वहां पर पॉइंट, एड्सॉर्प्शन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। तो वो पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा, एड्सॉर्प्शन क्यों होता है वो भी समझ में आ चुका होगा। उम्मीद करता हूं रीजंस ऑफ एड्सॉर्प्शन और इट इज एक्सोथर्मिक के दोनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे। तो ये तो था आपका रीजन ऑफ एड्सॉर्प्शन, कि एड्सॉर्प्शन क्यों होता है, कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है, और उसका पूरा कंसेप्ट जो था वो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा दो तरीके के एड्सॉर्प्शन आपको पढ़ने हैं, फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन, जिसको हम कहते हैं फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन भी कहते हैं। अगला है फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन, जिसको हम फिजिसॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन भी कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। डिफरेंस सीधा आ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिजिसॉर्प्शन केमिसॉर्प्शन, मतलब फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिसॉर्प्शन को हम फिजिकल एड्जॉर्प्शन भी कहते हैं और केमिसॉर्प्शन को केमिकल एड्जॉर्प्शन भी किया जाता है। सबसे पहली चीज, फिजिक्सॉर्प्शन का मतलब फिजिकल वर्ड आता है यहाँ पर। क्या फिजिकल मतलब, यहाँ पर फिजिकल कौन सा होंगे? फिजिकल मतलब ये कि ये आपका एड्जॉर्बेंट, ये आपका क्या है? एड्जॉर्बेंट। यहां पर होगा आपका एड्जॉर्बेट। अब ये एड्जॉर्बेट इस सरफेस के ऊपर आकर कलेक्ट होगा, मतलब इनके बीच में क्या लग रहा है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी मैंने समझाया, सरफेस के मॉलिक्यूल्स इनको अपनी ओर खींचेंगे और इनके बीच में लगने वाला ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कैसा है? फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लाइक वंडरवाल फोर्स, बहुत वीक फोर्स है ये, लाइक वंडरवाल फोर्स। वंडरवाल है, आपने वंडरवाल में बहुत सारे पढ़ रखे फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, कौन सा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, लंडन फोर्सेस, इस तरीके के कोई फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो आपका कहलाएगा फिजिसॉर्प्शन। मतलब ये कि एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लाइक वंडरवाल फोर्सेस, तो वो आपका कहलाएगा फिजिसॉर्प्शन। क्या कहलाएगा? फिजिसॉर्प्शन। और इसका जस्ट उल्टा क्या होगा? इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो होगा अगर केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैसा होगा? केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, केमिकल बॉन्ड बन रहा है अगर इनके बीच में, लाइक कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और मैक्सिमम कोवेलेंट ही बनता है। कौन सा बनता है? कोवेलेंट। तो वो कहलाएगा केमिसॉर्प्शन। मतलब एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाएगा? आपका केमिसॉर्प्शन। क्या कहलाएगा? केमिसॉर्प्शन। तो ये याद रखना है आपका, द एड्जॉर्प्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। अगर ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कैसा है? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब फिजिसॉर्प्शन। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो केमिसॉर्प्शन। यहां पर आपका आ सकता है वंडरवाल, यहां पर आकर आपका कोवेलेंट। तो ये समझ में आ चुका होगा सबसे पहली चीज। दूसरा, इट इज नॉन स्पेसिफिक। क्या ये स्पेसिफिक है क्या कि यही बॉन्ड बनेगा तो ऐसा होगा? क्या नहीं, किसी भी तरीके से वो मिलेंगे और फिजिसॉर्प्शन तो हो जाएगा, एड्जॉर्प्शन होना चाहिए। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए कोई स्पेसिफिक नेचर नहीं है, बट इट इज स्पेसिफिक। ये स्पेसिफिक है, इसके लिए आपकी केमिकल रिएक्शन होना जरूरी है, केमिकल बॉन्ड बनना जरूरी है, बट दैट्स व्हाई इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। यहां पर किसी भी तरीके का कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा है, इसलिए ये कैसा है? नेचर में नॉन स्पेसिफिक है, बट यहां पर केमिकल बॉन्ड बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। यहां की बात करें तो ये नॉन स्पेसिफिक था, ये कैसा है? स्पेसिफिक इन नेचर। दूसरी बात, इट इज रिवर्सिबल। सीधी सी बात है, मैं कह रहा हूं वंडरवाल, इट इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ यूनिवर्स। यहां पर सब्सटेंस है तो ये प्रोसेस तो रिवर्सिबल भी हो सकती है, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत वीक है, इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। बट यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट्स व्हाई इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो केमिकल बॉन्ड बनेगा, और केमिकल बॉन्ड होने की वजह से ये प्रोसेस नेचर में कैसी हो जाएगी? इरिवर्सिबल। देखो मैं 6 पॉइंट बताया यहाँ पर, तो पहला तो बॉन्ड बता दिया, वीक और स्ट्रॉन्ग वाला बता सकते हो, स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक, रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल। दूसरा, लो मोलर हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। अब क्या होगी? मतलब ये कि ध्यान से समझना, ये आपका क्या है? एड्जॉर्बेट। मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं। अब आप समझिए कि ये आपका क्या हो गया? एड्जॉर्बेंट। ये देखो, ये टर्म समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंने इसलिए पहले यही बताया, क्योंकि बार बार हम अपने इसी की बात करेंगे। आप इसको सॉल्यूट सॉल्वेंट से रिलेट करके बता सकते हो, पर वो मैंने इसलिए नहीं बताया, फिर आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे सॉल्यूट सॉल्वेंट में। आप इसको एड्जॉर्बेंट ही चलने दो। तो एड्जॉर्बेट आपने मात्रा फिक्स कर दी इसकी 1 मोल। कितनी फिक्स कर दी? 1 मोल। ठीक है, मोलर हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या कहलाता है उसको मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। आपने एड्जॉर्बेट का जो क्वांटिटी है वो फिक्स कर दिया, कितना कर दिया? 1 मोल। और ये आपने क्या ले रखा है? एड्जॉर्बेंट। क्या ले रखा है? एड्जॉर्बेंट। तो क्या होगा एड्जॉर्प्शन में? ये एड्जॉर्बेंट 1 मोल एड्जॉर्बेंट जो है वो एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर आकर कलेक्ट हो जाएगा। यही होगा ना एड्जॉर्प्शन में? क्या होगा? यही होगा। और जब ये होगा तो क्या होगा बताइए मुझे, कमेंट में लिखिए आप कि बताइए एड्जॉर्प्शन कौन सी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक? मैं बता चुका हूं, कमेंट सेक्शन में लिखिए एड्जॉर्प्शन जो है वो कौन सी प्रोसेस है,
एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, बताइए, लिखकर बताइए कमेंट सेक्शन में, अपने नाम के साथ लिखिए। एड्सॉर्प्शन कौन सी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक, कमेंट में अपने नाम के साथ बताइए मुझे। मैं अभी आपको बता चुका हूं, एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब जैसे ही ये मॉलिक्यूल यहां आएगा, यहां से एनर्जी रिलीज होगी, यहां से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो मतलब ये कि क्या हो, मतलब हुआ मोलर हीट एड्सॉर्प्शन का। तो मोलर हीट एनर्जी का मतलब है कि एक मोल एड्सॉर्बेट को एड्सॉर्बेट पर एड्सॉर्ब होने के ऊपर रिलीज हुई एनर्जी, ठीक है। तो अब सोचिए फिजिक्स ऑप्शन में क्या होगा, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। अब कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब आपको कोई चीज लेनी है लेकिन उसको लेने में इंटरेस्ट नहीं है आपका, तो क्या आप उसके पीछे अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे, क्या आप ज्यादा पैसे दोगे, नहीं देंगे। मतलब ये कि यहां से निकलने वाली एनर्जी कैसी होगी, लो। मतलब आपको शर्ट पसंद नहीं आ रहा है और उस शर्ट के आपसे कोई 1000 रुपये मांग ले, आप देंगे क्या, नहीं देंगे, क्योंकि आपको पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन आपको वो शर्ट लेना है, चलो ठीक है, वो 100-150 में दे रहा है, तो आपने सोचा कि ले लेने में कोई बुरा नहीं है, तो आप ले लोगे। मतलब ये कि इनके बीच में फिजिकल बॉन्ड बन रहा है, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए यहां से एनर्जी क्या होगी, कम रिलीज होगी। दूसरा एग्जांपल देखिए, यहां पर हाई, अब मैं पहले ही बता चुका हूं, इसको तो क्या होना था, स्टेबल होना था। स्टेबल होने के लिए एक ही बात थी दिमाग में कि कैसे भी करके मॉलिक्यूल चाहिए, उसके लिए चाहे कितना भी एनर्जी देना पड़े। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक मोल यहां पर आकर बैठेगा, तो एज कंपेयर टू दिस यहां से जो एनर्जी निकलेगी वो ज्यादा निकलेगी, इसकी तुलना में यहां से एनर्जी ज्यादा निकलेगी। निकलेगी कि नहीं निकलेगी, सेल्फ अंडरस्टूड है, समझने की कोशिश करें। अगला, यहां पर टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये क्या होगा, रेट ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज डिक्रीजेस, कारण कि वीक वैन डर वाल फोर्स है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉन्ड बन ही नहीं पाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, ये जो है वो एड्सॉर्प्शन की रेट को कम कर देगा। फिजिक्स ऑप्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये उसका उल्टा होगा। केमिकल एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगला पॉइंट क्या कि फिजिक्स ऑप्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम होती है। एक्टिवेशन एनर्जी 4th चैप्टर का टॉपिक है, अपन उसमें पढ़ेंगे, लेकिन इतना खाली अभी आपको इतना ही देखना है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो है और इसकी हाई है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। एक्टिवेशन एनर्जी आप सोच रहे इतना छोटा नहीं है, इसको समझाना बहुत बड़ी चीज है। ये 4th चैप्टर में आएगा, मैं उसमें आपको अच्छे से समझाऊंगा क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी। तो अभी खाली इतना समझ लें, फिजिक्स ऑप्शन में लो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, केमिस्ट ऑप्शन में हायर एक्टिवेशन एनर्जी होती है। अब एग्जांपल, फिजिक्स ऑप्शन के अंदर क्या होता है, मल्टी लेयर एड्सॉर्बेंट, मतलब ये कि आपका ये एड्सॉर्बेंट है, तो यहां पर एक लेयर बन गई, उसके ऊपर एक और लेयर बन गई, उसके ऊपर एक और लेयर बन गई। फिजिक्स ऑप्शन में आपकी मल्टी लेयर्स बन सकती हैं, बट इन केमिस्ट ऑप्शन ये मोनोलेयर है, यहां पर जो पहली लेयर बनी उसके ऊपर दूसरी लेयर नहीं बन सकती। तो ये फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट ऑप्शन के बीच में डिफरेंस। फिजिक्स ऑप्शन के बहुत सारे एग्जांपल है आपके पास, नॉर्मल जो एग्जांपल ले रहे हो वो सब के सब फिजिक्स ऑप्शन ही है। जैसे एग्जांपल मैंने बताया था, इंक वाला ले लो आप, चौक वाला ले लो, बिस्किट वाला ले लो, बिस्किट एब्जॉर्प्शन में चला जाएगा, इसलिए मार्कर वाला ले लीजिए आप, वो सब एग्जांपल फिजिक्स ऑप्शन के हैं। मैं कुछ केमिस्ट ऑप्शन के एग्जांपल बताऊंगा आपको। Ag, Au और Pt, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, इन तीनों की सतह के ऊपर ऑक्सीजन का डिपोजिट होना, ये कौन सा कहलाएगा, केमिस्ट ऑप्शन। मतलब द डिपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, इन तीनों की सरफेस के ऊपर ऑक्सीजन जो बैठी रहती है वो केमिकल बॉन्ड वाला है। एक एग्जांपल ऑफ ले लो आप, ग्रेफाइट की सरफेस के ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का जमना या ऑक्सीजन गैस का जमना, तो क्या होगा, ग्रेफाइट तो क्या है, कार्बन ही तो है ग्रेफाइट, और ऑक्सीजन यहां पर आकर सेटल्ड हो जाएगी। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स है केमिस्ट ऑप्शंस के, जो केमिकल बॉन्ड बनाकर एब्जॉर्प्शन होगा। सीधा एक बात दिमाग में रखना है कि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिजिक्स ऑप्शन, और केमिकल बॉन्ड बन गया तो केमिस्ट ऑप्शन। बाकी सारे पॉइंट को इससे रिलेट करके भी आप समझा सकते हो, ज्यादा रट्टा मारने की कोशिश नहीं करें आप। हालांकि पढ़ना तो पड़ेगा, ये चीज सारी याद करने वाली है, समझाने वाली चीजें बहुत कम है, इसलिए बार बार मुझे इसको लिखना पड़ रहा है बोर्ड के ऊपर, क्योंकि थ्योरी पार्ट ज्यादा है इसके अंदर, और इस चैप्टर के अंदर मैक्सिमम पार्ट जो है वो थ्योरी ही ले रही है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर थ्योरी की बात बता दी। अगला जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन की रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। अगला जो टॉपिक हमारा है वो है रेट ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। इसको हम कल लेंगे, थ्योरी का चैप्टर है इसलिए इसके वीडियोस में ज्यादा बड़े नहीं बनाऊंगा,
क्योंकि मैं भी जानता हूं कि आप एक साथ सारे वीडियो नहीं देख सकते, क्योंकि थ्योरी है और इतना लंबा वीडियो एक साथ आप सब नहीं देख पाएंगे। इसलिए इतना ही टॉपिक आज हमने लिया है। आगे टॉपिक हम कल वाले लेक्चर में हमारा लेंगे, लेकिन आप लोग इतना ध्यान रखें, टेक्स्ट बुक का यूज आपको बराबर करना है। जिन बच्चों के पिछले सारे वीडियो हो चुके हैं, पिछला दिया हुआ सारा होमवर्क हो चुका है, उन सबको मैंने सरफेस केमिस्ट्री के नोट्स भेज दिए हैं। और अगर आपका होमवर्क कंप्लीट है, सारे वीडियो देख लिए, और अगर आपको सरफेस केमिस्ट्री के नोट्स नहीं मिले हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। आप नोट्स पढ़िए, टेक्स्ट बुक पढ़िए, और जितना टॉपिक मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं उतना रोज का रोज रिपीट करिए, और रोज का वीडियो रोज आपको देख लेना है, इतना आप जरूर करें। और अगर आप वीडियो नहीं देखते हैं, या कमेंट नहीं कर रहे हैं, या होमवर्क नहीं कर रहे हैं, तो आप सबको पता है स्कूल से फोन आप पर आ रहा होगा। और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस रेगुलर टाइमिंग के साथ, रेगुलर शेड्यूल के साथ अगर नहीं देखते हैं, तो स्कूल से आपसे रेगुलर अपडेट ली जा रही है और ली जाएगी। इसलिए आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि तीनों सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के वीडियोस टाइम टू टाइम देखिए। टीचर्स अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकल कर आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी ये ड्यूटी बनता है कि आप रोज का रोज वीडियो देखें, ताकि हमें भी ये अपडेट मिलती रहे कौन बच्चा वीडियो देख रहा है। कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलें। आप मैथ्स का वीडियो देखते हो तो भी कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ लिखे, फिजिक्स का देख रहे हो तो उसमें भी लिखे, और केमिस्ट्री में भी लिखे, ताकि हमें कैसे पता पड़े कौन बच्चा वीडियो देख रहा है और कौन नहीं देख रहा है। फिर उसको देखने के लिए सर को नोटिफिकेशन खोलना होता है यूट्यूब का, फिर उसके अंदर से देखना होता है किस बच्चे ने कितने मिनट वीडियो देखा, तो ये भी पता पड़ती है किस बच्चे ने कितने मिनट वीडियो देखा। वो सर उसके लिए, लेकिन वो सर ही देख पाते हैं, वो एडमिन है यूट्यूब के, तो वहां से वो चेक करेंगे कि किस बच्चे ने कितना देखा, और फिर आपके ऊपर फोन आएगा। इसलिए आप वीडियो देखना नहीं भूलें, कंप्लीट देखें, होमवर्क पूरा करें जो दिया जा रहा है यहाँ पर। आज का आपका होमवर्क है चैप्टर 5, आपको अच्छे से एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लेना है अच्छे से। तो ये आपका आज का होमवर्क है, चैप्टर 5 पढ़ना है। फिर कल मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।